साथियों नमस्कार। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो अंतस्थ व्यंजन की कर रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन ये हमारा लाइव क्लास चलता था, लेकिन कुछ समस्या के कारण ये लाइव क्लास बंद करके हमें पढ़ाना पड़ रहा है। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जो जिनके उच्चारण में वायु निर्बाध रूप से निकलती है, यानी कोई अवरोध पैदा नहीं होता है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है। ये होते हैं या, रा, ला, वा। ये जो 4 हमारे हैं या, रा, ला, वा, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अब हम इनके जब थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम या को लेते हैं। या क्या है? या अर्ध स्वर है। क्या है? अर्ध स्वर है। जो या है वो हमारा अर्ध स्वर है। या हमारा अर्ध स्वर है। इसके अलावा जो इसका उच्चारण स्थान है वो तालु है। जो इसका उच्चारण स्थान है वो तालु है। यानी कि या से हमें प्रश्न मिलेंगे कि सबसे पहले या किस प्रकार का व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद हमें ये प्रश्न मिलता है कि या का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। फिर ये प्राणतत्व के आधार पे, नाद के आधार पे ये घोष होता है। कैसा होता है? घोष होता है। ये क्या है? प्राणतत्व के आधार पर ये घोष है। इसके बाद फिर आता है ये अल्प प्राण भी है। क्या है? अल्प प्राण। तो आपने देखा कि या से या सबसे पहले अंतस्थ है, इसके बाद अर्धस्वर है। अच्छा, इसे अर्धस्वर क्यों कहेंगे? क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बनता है। जैसे ईंधन आ, तब बनेगा या। तो ईंधन आ या बनने से ये कैसा हो जाएगा? अर्धस्वर हो जाएगा। तालब इसमें तालु है, इसका उच्चारण स्थान तो ध्वनि हो गई तालु, और ये घोष है और अल्प प्राण है। अब हम चलते हैं रा पर। भैया समझ में आया होगा? देख लीजिए कि या तो एक बार फिर देख लीजिए। या क्या है? यह हमारा अंतस्थ स्वर है, अंतस्थ व्यंजन है, अर्धस्वर की श्रेणी में आता है, तालु है, घोष है और अल्प प्राण है। इसके बाद आता है रा। रा क्या है हमारा? रा का उच्चारण स्थान क्या है, इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले रा को हम करते हैं रा। तो ये वत से है। इसके बाद ये लुंठित है, लुंठित है। इसके बाद एक नाम और, इसे हम प्रकंपित भी कहते हैं, प्रकंपित। रा हमारा प्रकंपित व्यंजन भी है। अब और चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो इन दोनों के अलावा ये भी घोष है। कैसा है? घोष है और अल्प प्राण है। अल्प प्राण यानी रा से बनने वाले जो हैं कि रा किस प्रकार का व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन है। फिर क्या है? वर्ष है। फिर क्या है? लुंठित है, प्रकंपित है, घोष है और अल्प प्राण है। अब हम लोग चलते हैं ला पर। ला क्या है? हाँ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? रा का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। रा का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। तो जो रा है वो हमारा मूर्धा की श्रेणी में आता है। अब आता है ला। ला हम किसे कहते हैं? ला का उच्चारण स्थान क्या है? तो एक नियम होता है ला के लिए कि जो ला है वो हमारा उच्चारण स्थान की दृष्टि से लितुस्ता नाम दंता, तो ये दंत है। ये भी वर्ष है, ये भी वर्ष है, लेकिन ये पाश्विक है। पाश्विक ये क्या है? ये हमारा पाश्विक है। पाश्विक का मतलब क्या होता है? पार्श्विक, पार्श्विक नहीं, पार्श्विक। तो इसका मतलब होता है कि हमें पीछे से बोलना पड़ता है। फिर ये भी अल्प प्राण है, अल्प प्राण है, और ये मूर्धा है, सॉरी दंत है।
ये दंत है। तो ला से बनने वाले हैं ला, दंत उच्चार स्थान है, पार्श्व अल्प प्राण है और घोष है। फिर आता है वा दव्योष्ठ है, दव्योष्ठ, वा कैसा है हमारा, दव्योष्ठ है। और दव्योष्ठ से कहते हैं जो दांत और ओंठों यानी जो मसूड़ों से बोला जाता है उसे हम दव्योष्ठ कहते हैं। और ये भी हमारा कैसा है, अल्प प्राण है, अल्प प्राण है, घोष है, कैसा है, घोष है। तो आपने ये देखा कि जो हमारे या राला वा जो है वो हमारे सबसे पहले हम देखते हैं ये अंतस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। इसके बाद हमारा जो 2 अर्धस्वर हैं, कौन कौन से हैं, या और वा, यानी या और वा, ये हमारे अर्धस्वर हैं। अर्धस्वर जिस प्रकार से ईधन आ या बनता है उसी प्रकार ऊधन आ वा बनता है, उसी प्रकार ऊधन वा बनेगा। तो ये हमारा क्या है, अर्धस्वर है। रा का उच्चार स्थान मूर्धा है और ला का उच्चार स्थान दंत है। इसे हम पार्श्विक कहते हैं और इसे प्रकंपित या लुंठित कहते हैं। तो ये थे हमारे जो 4 अंतस्थ व्यंजन हैं उनका विवरण। अब हम लोग चलते हैं ऊष्म व्यंजन पर। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, इन पे समझते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको अंतस्थ व्यंजन समझ में आ रहे होंगे। अब हम जो चर्चा करते हैं वो होगी हमारी ऊष्म व्यंजन की। तो ऊष्म व्यंजन को देख लेते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन। तो ये ऊष्म का मतलब होता है गर्म, यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्थान या जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये आपके 3 हैं, शा, सा, सा और हा। शा और हा। तो जो ये 4 हैं हमारे सा सा हा, इन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अब ये चारों देखिए, ये महाप्राण है, कैसा है, महाप्राण है, ये भी महाप्राण है, ये भी महाप्राण है, महाप्राण, और हमारा शायद हा भी महाप्राण है। जो हा है वो भी हमारा महाप्राण है। महाप्राण का मतलब होता है कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुठ से गर्म हवा निकलती हो उसे हम महाप्राण कहते हैं। अब थोड़ा सा और जब हम आगे की ओर चर्चा करते हैं तो ये चारों वर्ण हमारे संघर्षी हैं। कैसे हैं, संघर्षी हैं, संघर्षी। सा भी हमारा संघर्षी है, हमारा जो दंत शा है वो भी संघर्षी है। और हमारा जो हा है, ये बताइए ये कैसा रहेगा, ये संघर्षी है या संघर्षी नहीं है? तो भैया ये भी संघर्षी है। कैसा है, संघर्षी है। अब ये 4 तो वहाँ पर हमारे रोस थे, तो ये हमारे अरोस हैं। अरोस, अरोस, अरोस। और हा हमारा घोष है। हा हमारा कैसा है, घोष है। तो देख लीजिए कि सा ये 3 हमारे अरोस की श्रेणी में आते हैं और हा हमारा घोष की श्रेणी में आता है। तो ये 4 हमारे हो गए। अब इस पे और चलते हैं हमारा। अब हम लोग देखते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। इनका जो है वो उच्चारण स्थान क्या है। तो इनका उच्चारण स्थान सा का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। सा का जो आपका मूर्धन शा है, इसका मूर्धा है, इसे मूर्धन कहते हैं। इसे हम दंत कहते हैं। और हा का उच्चारण स्थान कंठ है।
टंट, और इसे एक नाम से और बुलाते हैं टाटल। तो आपने देखा कि इनकी संख्या पूछी जाती है, 4 हो गई। अब हमें उच्चारण स्थान पूछा जा सकता है कि सातवां उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। कैसा वर्ण है? अरोस वर्ण है, महाप्राण है। मूर्धन शाह उच्चारण स्थान मूर्धा है। अल्प प्राण है, महाप्राण है, सॉरी ये महाप्राण है, अल्प प्राण नहीं है। सा हमारा महाप्राण है, संघर्षीय, अरोस है और दंत है। हा हमारा महाप्राण है, संघर्षीय, लेकिन रोस है, टंट और उच्चारण स्थान टाटल है। तो ये हमारे जो थे 4 उस व्यंजन थे। अब हम लोग चलते हैं 4 संयुक्त व्यंजन। जो हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं उनकी चर्चा करते हैं, जो वो हैं आपकी 6 तरह ज्ञा। और एक और देख लेते हैं जो ये भी संयुक्त श्रेणी में आता है, स्रा। स्रा। तो अब इन पे हम चलते हैं। जो स्रा है, चलो सुनते हैं कि छा, त्रा, ज्ञा और जा। भैया यहाँ से सबसे पहले आपको इनकी संख्या पूछी जा सकती है कि हमारे जो संयुक्त व्यंजन हैं या संयुक्त वर्ण हैं, व्यंजन ना कहें इन्हें हम, संयुक्त वर्ण हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। फिर सबसे ज़्यादा जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वो ये होता है कि यहाँ पर शब्दकोश के अनुसार पूछा जाता है कि शब्दकोश के अनुसार छाटा स्थान, त्राटा स्थान, ज्ञाता स्थान और स्राटा स्थान। तो सबसे पहले हम छाटो लेते हैं। तो छा बनता है वो टा धन सा धन आ। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, टा धन सा। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, टा धन शा। तो ये तीनों मिलाते हमारा हुआ छा। आपको ऑप्शन में देखना होगा कि टा पे हलंत है तो सा पे नहीं होगा, या हमारी टा और सा पे हलंत है तो आ पे नहीं होगा। यदि उन्होंने टा पर आ पहले सम्मिलित कर दिया और सा बना दिया, लेकिन ये तीनों मिलाते हमारे बनेंगे छा। 6, जो 6 है वो हमारा। और शब्दकोश के अनुसार, यानी हम लिख रहे हैं शब्दकोश के अनुसार इसका जो स्थान है वो टाटेवाद आता है। किसके बाद आता है? टाटेवाद। ये पूछा जाता है, वहाँ शब्दकोश प्रश्न नहीं लगा होगा, वहाँ प्रश्न लगा होगा आपका कि टाटेवाद हिंदी में कौन सा वर्ण आता है? तो टाटेवाद हमारा 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा, 6। इसके बाद आता है हमारा त्रा। जो ता है इसको साफ कर देते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जो त्रा शब्द है ये भी हमारा संयुक्त है और किससे मिलके बनता है? तो देख लेते हैं, ता धन रा धन आ। इनका उच्चारण कर सकते हैं, स्वर का समावेश किया। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ता धन रा। एक प्रकार और है, ता धन रा। तो यहाँ देखिए, ता में पहले स्वर कर दिया, यहाँ रा में कर दिया और यहाँ अलग से कर दिया, लेकिन तीनों को मिलाते हमारा त्रा बनेगा। क्या बनेगा? त्रा। क्योंकि शब्द को हमारा अंग से लेके और हा पर समाप्त होता है। अंग से शुरुआत होती है। हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में कौन सा वर्ण आता है? तो अन आता है, और सबसे लास्ट में हा आता है। आपसे वहाँ शब्दकोश नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि अंग किस वर्ण के पहले आता है, या टा किस वर्ण के, छा किस वर्ण के बाद आएगा, या ताटेवाद कौन सा वर्ण आता है? तो ताटेवाद था नहीं आएगा, ताटेवाद त्रा आएगा। तो ये भी हमारा संयुक्त वर्ण है। आगे चलते हैं हम ज्ञा पर। ज्ञा, इंज्ञा पूरा वर्ण है, इंज्ञा। तो अब इसको देखते हैं, अन्या को। इसका जो निर्माण होता है वो जा धन इंज्ञा। ये टाठा राजा अनरा और चाचा जाजा इंज्ञा। और यहाँ पर भी हमें आटो मिलाना पड़ेगा भैया। अब हम और थोड़े से आगे करते हैं, तो जा धन इंज्ञा, या फिर जा धन
इंद्रियाँ, इसे लोग चूल्ही वाली इंद्रियाँ भी बोलते हैं। ये अनुनासिक वर्ण है और इन तीनों को मिला के हमारा ज्ञान बनता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ज्ञान किस वर्ण के बाद आएगा, तो हमारा जाते बाद आता है। जैसे हमें ज्ञान लिखना है तो हम लोग जात तक चर्चा करेंगे और जाते बाद हमें शब्दकोश में ज्ञान मिलेगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ज्ञाते बाद आता है स्रा। जो ज्ञाते बाद है वो आता है स्रा। स्रा किसे कहते हैं हम? स्रा का मतलब क्या है? स्रा का मतलब क्या है कि ये भी हमारा संयुक्त वर्ण है। और देख लेते हैं, क्योंकि इनके कभी उच्चारण स्थान नहीं पूछे जाते हैं। तो सा, तालब्य, धन, रा, धन, आ, स्रा। इसके अलावा स्रा यहाँ पे और रा पे हलंत नहीं होगी। यदि सा पे हलंत नहीं है तो रा पे हलंत होगी। इस प्रकार से हमारा तीनों मिला के स्रा बनता है। तो संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। और कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि हिंदी की वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर लिखे दे रहा हूँ, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? तो संयुक्त अक्षर भी यहाँ पे 8 होते हैं, जिसमें 4 हमारे स्वर होंगे और 4 हमारे व्यंजन होंगे। ये हमारे संयुक्त अक्षर आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पूरी वर्णमाला में हमारे 2 वर्ण ऐसे हैं जिन्हें हम उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण या हिंदी के नए व्यंजन कहते हैं। जो आपके ढ़ा और ढा है, इन्हें हम हिंदी के उच्छिप्त व्यंजन कह सकते हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन कह सकते हैं। लिखे दे रहे हैं द्विगुण व्यंजन। ये देखिए भैया, चलत में है लेकिन लिखत में नहीं है। इनका मतलब इनको हम प्रयोग तो करते हैं, लेकिन जब इनकी बारी लिखने की आती है तो हम इनको दर्शनार कर देते हैं। तो ये कहा जाता है कि हिंदी के उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या हिंदी के नए व्यंजन हैं। और ये टावर्ग की लाइन में आती है। टावर्ग, इनके जो पड़ोसी हैं वो कैसे हैं? टावर्ग हैं। अब हम लोग जो हिंदी के 52 वर्ण हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो स्वरों की संख्या है, स्वरों की संख्या यानी कुल स्वर, जो हमारे कुल स्वर हैं आ से लेके अंधा तक, वो हमारे 13 हैं। हमारे जो व्यंजन हैं ये आ से लेके आहा तक हो गया। जो हमारे व्यंजन हैं वो 33 हैं, का से और हा तक हो गया। अब कौन से बचे? तो द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या 2 है। जो कौन है? ड़ा और ड़ा, यानी सड़क और पढ़ाई, सड़क और पढ़ाई, ये हमारे द्विगुण व्यंजन हैं। अब इसके अलावा 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, संयुक्त वर्ण 4 है, वो हमारे संयुक्त वर्ण हैं। यानी कि 6, तरह, ज्ञा और स्रा, ये 4 हमारे संयुक्त वर्ण हैं। अब जोड़िए 3 3 6, 6 4 10 2 12 की 2 हाथ से लगी 1, 3 1 4 और 1 5। हिंदी की वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला में कुल व्यंजन 52 है। भैया आशा करते हैं कि आज हमारा अंतस्थ व्यंजन आपको समझ में आया होगा। तो कल हम फिर इस पे चर्चा करते हैं। कल हम आपको वर्णमाला से जो आगे का टॉपिक है वो हमारा रस होगा। और अब हम साहित्यालोचन की तरफ चलेंगे, जिसमें हम आपको रस पढ़ाएंगे। चलिए भैया, नमस्कार, सभी लोगों को धन्यवाद। हमारा आप सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए जहां आपको लगता है, क्योंकि आपका हर कमेंट यहां देखा जाता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और मुझे बताइए कि हम कहाँ हमें और किस तरीके से जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उन पर चर्चा करनी चाहिए। धन्यवाद भैया, नमस्कार सभी लोगों को।